गुड मॉर्निंग बेटे आज हम इकोनॉमिक्स का 8th चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये हमने स्टार्ट किया था। तो इस चैप्टर में से टोटल 4 मार्क्स का आना है। तो 4 मार्क्स में ये है कि 4 मार्क का एक क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, या 2-2 नंबर के आ सकते हैं, 1 नंबर का आ सकता है, किसी भी तरह से आ सकता है ये। तो आपको उसी तरह से ये चैप्टर प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इसमें हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट, या कृषि साख के स्रोत, कि हम कृषि के लिए जो ऋण है वो कहाँ से ले सकते हैं, वो इसमें आज हम करेंगे। तो इसमें सबसे पहला है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। 2 होते हैं इसके मेनली। जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं वो उनको हम कहते हैं गैर संस्थागत स्रोत। जैसा नाम से पता चल रहा है कि क्योंकि वो किसी संस्था से नहीं लिए जाते। संस्था का मतलब है कि कोई बैंक है या सहकारी समिति है, ठीक है, या फिर डाकघर है, इनसे नहीं लिया जाता। वो गैर संस्थागत स्रोत से लिए जाते हैं। जैसे महाजन है या कोई जमींदार है, गांव का बनिया है, भूस्वामी है, इनसे ये ऋण लिए जाते हैं। ये लोग हैं, ये गांव के किसानों की आवश्यकताओं को पूरा कर देते थे, लेकिन साथ ही ये किसानों का शोषण भी किया करते थे। ठीक है, उस टाइम पे जब गैर संस्थागत स्रोत ज्यादा थे तब क्यों थे ये? क्योंकि उस टाइम बैंकिंग सिस्टम है वो हर जगह नहीं था, केवल हमारे देश में कुछ ही बैंक थे। तो ज्यादातर जो ऋण लिया जाता था वो गांव के बनिया से, जमींदार से, भूस्वामी से, महाजन से, इनसे ऋण लिया जाता था। ठीक है, तो वो ज्यादा ब्याज लेते थे, या कोई व्यक्ति कम पैसा लेता था तो उसको खाते में ज्यादा लिख देते थे, उस पे अंगूठा लगवा लेते थे। उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था किसानों को, तो इस तरह से उनका शोषण किया जाता था। ठीक है, सेकंड है इसमें इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज या संस्थागत स्रोत। संस्थागत स्रोत में क्या आएगा? गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं, कोऑपरेटिव्स, ठीक है, सहकारी समितियां होती हैं, कमर्शियल बैंक्स, व्यापारिक बैंक हो गए, और रीजनल रूरल बैंक्स स्पेशल होते हैं। ये ग्रामीण बैंक बोलते हैं जिसे। ये किसानों को या अन्य व्यक्तियों को किसी भी काम के लिए लोन देते हैं। ठीक है, देखो अब पहले 7% था, उसमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 7% है, वही इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है वो ऋण देते थे 1981 में। ठीक है, लेकिन अभी ये कितना बढ़कर कितना हो गया है? 63%। अब जितना भी लोन लिया जाता है उसका 63% है वो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज देते हैं। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में कौन कौन सी जो समितियां हैं या कौन कौन से जो स्रोत हैं वो शामिल हैं? इसमें सबसे पहले है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज या सहकारी साख समितियां। ठीक है, तो ये किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दी जाती है, और बहुत रिजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है किसानों से लिया जाता है। और उसके बाद जब उनके पास पैसा होते हैं तो वो उसको लौटा देते हैं। कोऑपरेटिव अकाउंट्स फॉर 12.3% शेयर इन द क्रेडिट फ्लो फॉर एग्रीकल्चरल क्रेडिट। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो जितना भी ऋण लिया जाता है उसका 12-13% कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऋण देती हैं। और इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहले है टू एंश्योर टाइमली एंड इंक्रीज्ड फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द फार्मर्स, कि किसानों को समय पर अधिक ऋण देना। ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो महाजन का प्रभाव था या बनियों का प्रभाव था उसको घटाना, और देश के सभी क्षेत्रों को साख सुविधाएं उपलब्ध करवाना ताकि सभी को सस्ती कीमतों पर साख मिल सके और अपना काम शुरू कर सके सब। इसमें जो सेकंड है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपने नाम सुना होगा, इसको हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं। ये सभी बैंक के ऊपर हेड होता है ये। और ये कब अस्तित्व में आया था या कब इसकी स्थापना हुई थी? 1935 में। जैसे 1 नंबर में ये पूछा जा सकता है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, कब एस्टेब्लिश हुआ? ये 1935 में। ठीक है, तो ये भी क्या करता है? लोन देता है कि कोई भी किसान है, या मेनली जो इसका खुद का काम है वो सभी बैंकों को सही तरह से मैनेज करना है। ये खुद लोन नहीं देता है। जो इसके अंडर जो जितने भी व्यापारिक बैंक है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है और बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक है, इन सब का हेड है ये। ठीक है, तो वहां उनको ये ऋण देता है। तो इस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी मेन
इसमें है कि ये टाइम टू टाइम है वो गाइडेंस देता रहता है कि आपको कैसे ऋण देना है, ठीक है, कैसे उनसे वापस लेना है। फिर तो ये इसका जो मेन काम होता है वो सही तरह से बैंकों को हैंडल करना। उसके बाद है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन 1955 में ये सेटअप हुआ था, शोड ए स्पेशल कंसर्न फॉर एग्रीकल्चरल क्रेडिट। और इसका जो स्पेशल विषय होता है वो क्या होता है कि कृषि साख प्रदान करना। फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नमेंट ओपनली एक्सेप्टेड दैट रूरल क्रेडिट शुड नॉट बी मेट बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटीज अलोन, द कमर्शियल बैंक शुड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट ने तय किया कि सिर्फ जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वही लोन नहीं देंगी, बल्कि जो स्टेट बैंक है और जो कमर्शियल बैंक है वो भी लोन देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका वो है रीजनल रूरल बैंक या आरआरबीज जिसको बोलते हैं, जो गांव में ग्रामीण विकास बैंक जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। द मेन पर्पज ऑफ सेटिंग अप द आरबीएस वाज to provide an adequate and cheaper rural wing to nationalized banks so that they could reach the remote rural areas in backward district। अब इसका भी काम क्या है कि जो पिछड़े हुए क्षेत्र है उनको लोन प्रदान करना ताकि वो किसान है वो अपना काम शुरू कर सके। उसके बाद नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, देखो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं नाबार्ड, नाम से ही पता चल रहा है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, की गांव के विकास के लिए और एग्रीकल्चर के लिए स्पेशली ये लोन देता है। इज एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन accredited with all matters concerning policy, planning, operations in the field of credit for agriculture and other economic activities in rural areas, ठीक है। भाई आपको कोई भी विकास करना है या एग्रीकल्चर के लिए लोन लेना है तो आप नाबार्ड से या नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से ये ले सकते हैं हम, ठीक है। और ये एक महत्वपूर्ण बैंक होता है, ये भी अंडरटेक मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन प्रोजेक्ट्स रिफाइनेंस्ड बाय इट। इसका जो मेन काम होता है वो लोन देना ही होता है, ठीक है। तो जैसे बेटा जितने नंबर का आएगा उस हिसाब से इनको शॉर्ट में कर लेना, करने सारे पॉइंट्स हैं आपको, लेकिन ज़्यादा मार्क्स का इसमें से नहीं आना है तो आप उस हिसाब से ही अपना इसको लर्न कर लेना, ठीक है।